नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जिन्होंने सिर्फ कविताएं नहीं लिखी, बल्कि देशों के राष्ट्रगान लिखे, साम्राज्यों को चुनौती दी और शिक्षा की एक पूरी की पूरी नई परिभाषा गढ़ दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, दो अलग अलग देशों के राष्ट्रगान और एक ठुकराई हुई शाही उपाधि, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? जवाब है एक ही शख्स और उनकी एक असाधारण जिंदगी। उस जवाब तक पहुंचने के लिए हमें जरा पीछे चलना होगा। कहानी की शुरुआत में टैगोर के बचपन में एक ऐसे माहौल में जहां नए विचारों की क्रांति हो रही थी। टैगोर का जन्म हुआ था कलकत्ता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में। उनका परिवार सिर्फ अमीर नहीं था, बल्कि वो बंगाल पुनर्जागरण का एक बड़ा सेंटर था। एक ऐसा दौर जब कला, साहित्य और समाज सुधार की एक जबरदस्त लहर पूरे बंगाल में फैल रही थी। और उनकी प्रतिभा, वो तो कमाल की थी। सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखना। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहां की रटी रटाई शिक्षा उन्हें इतनी खोखली लगी कि उन्होंने भारत लौटकर शिक्षा का एक नया मॉडल बनाने की ठान ली। और यही सोच आगे चलकर शांति निकेतन की नींव बनी। इंग्लैंड के उस अनुभव ने उनकी सोच को एक नई दिशा तो दी, पर एक किताब थी जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे भारतीय साहित्य की पहचान दुनिया में हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1913। उनकी कविताओं का संग्रह गीतांजलि जब पश्चिम तक पहुंचा तो साहित्य की दुनिया में जैसे एक तूफान आ गया, और इसी के लिए उन्हें मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये सिर्फ एक किताब का सम्मान नहीं था, ये एक ऐतिहासिक पल था। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वो साहित्य का नोबेल जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय बने। रातों रात भारतीय साहित्य और दर्शन पूरी दुनिया के लिए चर्चा का एक हॉट टॉपिक बन गए। लेकिन नोबेल पुरस्कार ने उन्हें सिर्फ एक लेखक के तौर पर मशहूर नहीं किया। यहीं से उनके व्यक्तित्व का एक और मजबूत पहलू दुनिया के सामने आया, एक निडर राजनीतिक और नैतिक विचारक का। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। अमृतसर का जलियांवाला बाग। एक शांतिपूर्ण सभा पर ब्रिटिश सैनिकों ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसा दी। इस नरसंहार ने पूरे देश को और साथ ही टैगोर की आत्मा को भी बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। उस वक्त के वाइसरॉय को लिखी एक चिट्ठी में टैगोर का गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। उन्होंने लिखा कि इस भयानक अपमान के बाद ब्रिटिश ताज से मिला कोई भी सम्मान अब सम्मान नहीं, बल्कि शर्म का प्रतीक है। और इसलिए उन्होंने एक बहुत ही साहसी कदम उठाया। उन्होंने 1915 में मिली नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक ऐसा जबरदस्त नैतिक विरोध था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। और यहीं पर हमें टैगोर और गांधी के बीच एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक मतभेद देखने को मिलता है। देखिए, दोनों भारत की आज़ादी चाहते थे, लेकिन राष्ट्रवाद पर उनकी सोच में एक बुनियादी फर्क था। जहां गांधी का जोर राजनीतिक आज़ादी पर था, वहीं टैगोर को इस बात का डर था कि अंधा और आक्रामक राष्ट्रवाद इंसानियत के लिए ही खतरा न बन जाए। असल में टैगोर का राष्ट्रवाद मानवतावादी था। उनका साफ मानना था कि किसी भी देश की महानता उसकी सीमाओं या ताकत में नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के बारे में सोचने और सार्वभौमिक मूल्यों को अपनाने में है। लेकिन शायद टैगोर की सबसे बड़ी विरासत उनकी कविताएं या राजनीतिक विचार नहीं थे, बल्कि वो था शिक्षा के क्षेत्र में किया गया उनका क्रांतिकारी प्रयोग। साल 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ क्लासरूम चार दीवारी में नहीं, बल्कि पेड़ों के नीचे लगते थे। मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं था, बल्कि छात्रों के अंदर क्रिएटिविटी और आज़ाद सोच को जगाना था। और 1921 में इसी सोच को और बड़ा करते हुए उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इसका मोटो यत्र विश्वम भवति एक नीडम अपने आप में सब कुछ कह देता है, जहां सारी दुनिया एक ही घोंसले में घर बनाती है। ये पूरब और पश्चिम को मिलाने का एक खूबसूरत सपना था। तो आखिर टैगोर की विरासत है क्या? उनका प्रभाव इतना बड़ा और गहरा है कि उसे कुछ आंकड़ों में समेटना लगभग नामुमकिन है। लेकिन चलिए एक कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो है उनका संगीत। उन्होंने 2230 से भी ज्यादा गीत लिखे और कंपोज किए, जिन्हें आज हम रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं। ये गीत बंगाल की संस्कृति की आत्मा बन चुके हैं।
और अब वो बात जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, दुनिया में कोई और ऐसा शख्स नहीं है जिसके लिखे गीत दो देशों भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान बने हों। इतना ही नहीं, श्रीलंका का राष्ट्रगान भी उन्हीं से प्रेरित माना जाता है। टैगोर सही मायनों में एक ग्लोबल सिटीजन थे। उन्होंने 30 से ज्यादा देशों की यात्रा की और हमेशा पूरब और पश्चिम के बीच एक सांस्कृतिक पुल बनाने की कोशिश करते रहे, मानवता का एक सार्वभौमिक संदेश फैलाते रहे। उनके जीवन की इस यात्रा पर एक नज़र डालिए। जन्म से लेकर शांति निकेतन की स्थापना, फिर नोबेल पुरस्कार, नाइटहुड का त्याग और विश्व भारती की स्थापना, हर एक पड़ाव एक बड़े सपने और एक साहसी कदम की कहानी कहता है। तो आखिर हम उन्हें कैसे याद करें? सिर्फ एक कवि के तौर पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक उपन्यासकार थे, गीतकार थे, एक शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, एक राजनीतिक विचारक थे और इन सब से बढ़कर एक मानवतावादी थे, एक सच्चे पॉलीमैथ। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं। आज जब दुनिया में राष्ट्रवाद और बंटवारे की दीवारें फिर से ऊंची हो रही हैं, तब टैगोर का पूरी दुनिया को एक घोंसला बनाने का सपना कितना प्रासंगिक लगता है? शायद पहले से कहीं ज्यादा।